गुड मॉर्निंग आरिफ, नमस्कार। ओके, हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें हम बात कर चुके थे ब्रिटिशर्स तक के बारे में या अंग्रेजों तक के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे डैन लोगों के बारे में, डैनिश लोगों के बारे में, और उसके बाद फ्रेंच या फ्रांसीसियों के बारे में। साइंस की क्लास कब से लगेगी मेरे भाई? आपको पता ही है ना कि हम लोग करियर विल से क्लास नहीं ले रहे हैं, आपको पहले भी बता दिया गया था। तो जैसे ही पॉसिबिलिटी होगी हम इंतजार कर रहे हैं 17 तारीख तक का, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो लॉकडाउन फ्री है वो 17 तारीख तक है, और हमें उम्मीद है कि 17 तारीख के बाद ऑनलाइन क्लासेस, दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेस चलाने की परमिशन मिल जाएगी। तो जैसे ही होता है तो वैसे ही जो बाकी टीचर्स हैं तो उनकी भी पॉसिबिलिटी जो है वो बन जाएगी यहाँ पर आकर क्लास लेने तक की। तब तक के लिए जो क्लास लाइव चल रही है उसको लाइव अटेंड कीजिए, जिस क्लास की वीडियोस अपलोड हो रही है उसकी वीडियो से आप पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी जब टीचर्स अपनी क्लास आकर रिज्यूम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो डेफिनेटली जिन जिन टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी होंगी उन सबका रिवीजन आपको जरूर मिल जाएगा। तो आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहें। बस 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है 17 तारीख तक, तब तक जो जो लाइव क्लास चल पा रही है वेल एंड गुड, उनको आप लाइव अटेंड कीजिए। बाकी क्लासेस की जो वीडियोस हैं आप उससे पढ़ते रहिए। जैसे ही सारी की सारी चीजें सामान्य होंगी तो बस आपकी जो बाकी की लाइव क्लासेस हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा पुर्तगालियों के बारे में, उसके बाद हमने बात की डचेस के बारे में, और डचेस के बाद भारत में आगमन हुआ अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का, और उसके बाद हमारे देश में आगमन हुआ डेन्स लोगों का या डैनिश लोगों का। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेन्स या डैनिश के बारे में। और हम सब जानते हैं जो कहाँ के लोग होते हैं, डेनमार्क के। डेनमार्क के ही लोगों को क्या कहा जाता है? डैनिश या डेन्स कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस टॉपिक में नहीं है डैनिश लोगों की, हाँ, लेकिन जो भी इनका व्यापार था उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखेंगे इन 1616 डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। 1616 ईस्वी में स्थापना हुई डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इन 1616 डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, या डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इन 1620। दे एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन ट्रैंकोबार। इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री केरल के ट्रैंकोबार में स्थापित की। और ध्यान रखेंगे दे एस्टैब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री इन 1676 इन सेरामपुर, बंगाल। और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बंगाल के सेरामपुर में स्थापित की। ध्यान रखेंगे मेनली दे हैड 2 ट्रेड्स इन इंडिया। मुख्यतः भारत में इनके पास 2 व्यापार थे। एक ये किया करते थे ट्रेड ऑफ टी या चाय का व्यापार, और दूसरा ट्रेड विद चाइना या चीन के साथ व्यापार। ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार, ट्रेड विद चाइना या चीन के साथ व्यापार। लंबे समय तक भारत में व्यापार करते रहे डैनिश लोग, लेकिन ना ही किसी से कोई भी मतभेद, ना ही किसी से कोई डिस्प्यूट, ना ही किसी से कोई लड़ाई। अपनी मर्जी से लंबे समय तक भारत में व्यापार किया, और अपनी मर्जी से ही अपने सारे के सारे व्यापार को ब्रिटिशर्स को बेचकर, अंग्रेजों को बेचकर हिंदुस्तान से वापस लौट गए। तो ध्यान रखेंगे इन 1845 दे सोल्ड देयर ट्रेड टू द ब्रिटिशर्स। दे सोल्ड देयर ट्रेड टू द ब्रिटिशर्स एंड रिटर्न टू डेनमार्क। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों को सारा व्यापार बेचकर ये डेनमार्क वापस लौटे। और दोस्तों डेन्स लोगों के बाद या डैनिश लोगों के बाद सबसे आखिरी में भारत में आगमन हुआ फ्रेंच लोगों का या फ्रांसीसियों का। इसके बाद भारत में आगमन हुआ फ्रेंच या फ्रांसीसियों का। और दोस्तों ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी भारत में सबसे बाद में आए थे इन 1664। कॉलबर्ट वाज फर्स्ट फ्रेंच हु अराइव्ड इन इंडिया। भारत में आने वाला प्रथम फ्रांसीसी कॉलबर्ट था। और ध्यान रखेंगे ही वाज फर्स्ट फ्रेंच हु अराइव्ड इन इंडिया। भारत में आने वाला ये सबसे पहला फ्रांसीसी था। लेकिन हु वाज कॉलबर्ट? तो ध्यान रखेंगे ही वाज द मिनिस्टर ऑफ किंग लुई 14 ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस के राजा लुई 14वां का मंत्री था। फ्रांस का उस समय राजा हुआ करता था राजा लुई 14वां या किंग लुई 14।
और ध्यान रखेंगे किंग लुई के द्वारा ही कॉल्बर्ट को भारत में भेजा गया था, और जिस साल कॉल्बर्ट भारत में आया उसी साल 1664 ईस्वी में स्थापना हुई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ध्यान रखेंगे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में एस्टेब्लिश की गई थी उसका नाम था कंपनी दे इंद से ओरिएंटल। इस कंपनी का नाम था कंपनी दे इंद से ओरिएंटल। और ध्यान रखेंगे इन 1668 फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और ध्यान रखेंगे 1669 में दे एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट और सेकंड फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम। और अपनी दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1669 ईस्वी में गोलकुंडा के ही शासक से अनुमति प्रदान करके मुसलीपट्टनम में स्थापित की। इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1672 फ्रेंच गवर्नर या फ्रांसीसी गवर्नर जो उस समय कौन था, ध्यान रखेंगे फ्रांसिस मार्टिन। (1672) में फ्रांसीसियों का गवर्नर हुआ करता था फ्रांसिस मार्टिन। इन 1672 फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन अटैक्ड ऑन शेर खान लोदी। इसने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन शेर खान लोदी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी शेर खान लोदी से ही गॉट पुदुचेरी विलेज। और इसी शेर खान लोदी से फ्रांसीसियों को पुदुचेरी गांव प्राप्त हुआ। और ध्यान रखेंगे अगले ही साल इन 1673 ही मेड पुदुचेरी हिज कैपिटल। फ्रांसीसियों ने या फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन ने 1773 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी ही किसे बनाया, पुदुचेरी को बनाया। और हम सब जानते हैं यही पुदुचेरी आगे चलकर फेमस हुआ किस नाम से, पौंडीचेरी। यही कहलाया पौंडीचेरी। इन 1674 द सूबेदार ऑफ बंगाल जो समय कौन हुआ करता था, शाइस्ता खान। बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान। उस समय मुगलों का बंगाल का सूबेदार हुआ करता था शाइस्ता खान। और इसी शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को बंगाल में भी व्यापार करने की परमिशन दी। (1674) में ही बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान था, उसने फ्रांसीसियों को बंगाल में भी व्यापार करने की परमिशन दी। और ध्यान रखेंगे 1690-92 ईस्वी में फ्रेंच फाउंडेड चंद्रनगर इन बंगाल। 1690-92 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना की। इसके बाद ध्यान रखेंगे 1693 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों की मदद से पौंडीचेरी पर अधिकार किया। वो पौंडीचेरी जो राजधानी हुआ करती थी फ्रांसीसियों की, उस पर डचों ने अधिकार कर लिया था अंग्रेजों के साथ मिलकर 1693 में। लेकिन ध्यान रखेंगे 1697 में ही फ्रांसीसियों और डचों के बीच में एक संधि हुई जिसको आप ट्रीटी ऑफ रिजविक कहते हैं, जिसको हम रिजविक की संधि के नाम से जानते हैं। 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि हुई। और ध्यान रखेंगे इसी संधि से पौंडीचेरी दोबारा फ्रांसीसियों को मिला। इसी संधि के तहत पौंडीचेरी पर फिर से अधिकार हुआ फ्रांसीसियों का। और ध्यान रखेंगे एक बार फिर से 1701 में पौंडीचेरी को मुख्यालय बनाया गया। 1701 ईस्वी में एक बार फिर से पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय बना दिया गया। पहले इस पर डचों का अधिकार हो गया था, लेकिन रिजविक की संधि के तहत डचों ने फ्रांसीसियों को वापस लौटाया पौंडीचेरी, और 1701 में पौंडीचेरी को फिर से मुख्यालय बना दिया गया। और ध्यान रखेंगे फ्रांसीसी गवर्नर फिर से एक बार बना दिया गया किसको, मार्टिन को।
और ध्यान रखेंगे इसी मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाया गया। पौंडीचेरी में ही मार्टिन ने बनवाया लुई का किला या फोर्ट लुई। और इसके बाद ध्यान रखेंगे 1721 में फ्रांसीसियों ने किया मॉरिशस पर अधिकार। इसके बाद 1724 में मालाबार के माही पर अधिकार। और उसके बाद 1739 में 1739 ईस्वी में फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ करिकाल पर। ये सारी की सारी जगहें अधिकार मिली फ्रांसीसियों ने। और हम सब जानते हैं, ध्यान रखेंगे इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ और ध्यान रखेंगे इसी संघर्ष को हम कर्नाटका वॉर्स या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट कर्नाटका वॉर या प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक ये संघर्ष चला, जिसको हम फर्स्ट कर्नाटक वॉर बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे इसका तत्कालिक कारण या इसका रिसेंट रीजन अंग्रेज सेनापति बर्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करना था। ये इस युद्ध को होने का रिसेंट रीजन था या तत्कालिक कारण था। जी हाँ, ये डुप्ले की वजह से हुआ था। करियर विल मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है, तो भैया हम क्या करें इसमें बताओ? व्हाट कैन नहीं। एक आदमी कह रहा है मेरा 1000 रुपया बर्बाद कर दिया। अब तूने क्या 1000 रुपया यहाँ पे फोन मिलाने के लिए दिए थे? पढ़ने के लिए दिए थे ना, तो चैन से पढ़ ले भाई। 1000 रुपया बर्बाद कर दिया। जब रोज सुबह जाके लाइन में लगता तब नहीं होता 1000 रुपये बर्बाद। जी, जो यूरोपियन घटना थी वो ये थी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो वाद विवाद था, ठीक है, वो यूरोप में चल रहा था और वो किसको लेकर था? ऑस्ट्रिया को लेकर था, ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर था। और क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था, इस वजह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में फर्स्ट कर्नाटक वॉर या कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में हुआ। और ध्यान रखेंगे उस समय अंग्रेजों का सेनापति हुआ करता था मोर्स और फ्रेंच अधिकारी या फ्रेंच आर्मी चीफ हुआ करता था डुप्ले। तो इसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व डुप्ले ने किया था और अंग्रेजों का नेतृत्व मोर्स के द्वारा किया गया था। पॉलिटी और हिस्ट्री के दोनों जो स्पेशल बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें एडमिशन से शुरू हो चुके हैं। कल से हिस्ट्री और पॉलिटी के स्पेशल बैचेस की क्लासेस शुरू होंगी। कल सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक पॉलिटी स्पेशल का बैच चलेगा और 12:30 से 2 बजे तक हिस्ट्री स्पेशल का बैच चलेगा। इसके बाद लिख लीजिए सेकंड कर्नाटका वॉर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो लड़ा गया 1749 से लेकर 1754 के बीच। और ध्यान रखेंगे इसमें फ्रांसीसियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसमें फ्रांसीसियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और उसके बाद थर्ड कर्नाटका वॉर,
या तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो संघर्ष 1757 से 1763 तक चला और हम सब जानते हैं जिसका तत्कालिक कारण रिसेंट रीजन था अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के चंद्र नगर पर अधिकार कर लेना। फर्स्ट कर्नाटक वॉर में मोर्स ने डुप्ले के सामने आत्मसमर्पण किया था। कहने का मतलब जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था उसका जो रुझान रहा वो फ्रांसीसियों की तरफ रहा, लेकिन दूसरे कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसियों के सेनापति डुप्ले को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। और तीसरे कर्नाटक वॉर में ध्यान रखेंगे जिसका कारण क्या था, हम सब जानते हैं बंगाल का सबसे पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ। तो अंग्रेजों के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही बंगाल के चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया, क्योंकि जो चंद्रनगर था वो एक मुख्य केंद्र था फ्रांसीसियों का। कहां पर? बंगाल में। एक गधा अब जाग रहा है, ये कह रहा है क्लास कब से स्टार्ट कर दी, कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दिया करो। भाई तुम्हारे घर पे थोड़ी आएंगे कार्ड लेकर कि क्लासेस शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन एप्लीकेशन में दिया गया था, बट आप लोगों को एप्लीकेशन पर लॉगिन करने की फुर्सत नहीं मिलती है, तो इसमें हम क्या करें? बताओ, मेरा वीडियो नहीं चल रहा, मैं घर पे आके वीडियो थोड़ी चलाऊंगा आपका। जी, तीसरे कर्नाटक वॉर हुआ इस वजह से क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के मुख्य केंद्र चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया गया। और ध्यान रखेंगे इसी के मद्देनजर या इसी के चलते अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। और हम सब जानते हैं इस युद्ध को कहा जाता है, लिख लीजिएगा, वांडीवाश का युद्ध। बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। और इसी को निर्णायक युद्ध माना जाता है क्योंकि इसी युद्ध में फ्रांसीसियों की अंग्रेजों के द्वारा हार हुई। और ध्यान रखेंगे इसी के बाद फ्रांसीसी साम्राज्य का भारत में पतन शुरू हो गया। और ध्यान रखेंगे अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व आयरकूट के द्वारा किया गया था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था लाली। इसमें अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति लाली को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे यहीं से भारत में फ्रांसीसियों का पतन शुरू हुआ। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अभी भी अगर आप पुडुचेरी या पौंडीचेरी जाएं तो वहां पर अभी भी आपको फ्रेंच कॉलोनीज मिलेंगी जहां पर फ्रांसीसी लोग अभी भी रहते हैं। हिस्ट्री स्पेशल बैच आ चुका है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। जी नहीं, ट्रिटीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पहली बात तो आपसे कर्नाटका वॉर एग्जाम में पूछे इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर पूछेगा तो मैक्सिमम आपसे कर्नाटका वॉर पूछ सकता है और उन कर्नाटका वॉर के रिजल्ट्स पूछ सकता है। कर्नाटका वॉर में किस किसने नेतृत्व किया ये पूछ सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कम है। इसे हम कर्नाटक वॉर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में चल रही थी, लेकिन हमारे जो बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान थे वो भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों की मदद कर रहे थे। यह है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। चलिए अगला टॉपिक लिखिए। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। एक आदमी कह रहा डच कहाँ गए? अबे डच तो परसों ही वापस लौट गए थे, जब फ्राइडे को क्लास हुई थी तभी वापस लौट गए थे। तब तू अफीम खा के सोया हुआ था। अगला टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। जिसका टॉपिक हो चुका है वो यहां से निकले फटाफट, वो फटाफट से यहां से गायब हो जाए। वो जाकर किसी और सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करें, यहां पर हमारा और अपना टाइम खराब ना करें। चलिए हम बात करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है, जो महान क्रांति है, वो हमारे इतिहास में घटित हुई एक महत्वपूर्ण घटना है। और हम सब जानते हैं सारे के सारे लोगों ने मिलकर व्यापक रूप से एक बार अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वही कहलाता है 1857 का विद्रोह और द रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो हमने ब्रिटिशर्स के बारे में बात की और उनके हिंदुस्तान में आने से लेकर उसके बाद 1707 ईस्वी तक औरंगजेब के मरने तक या जब तक उन्हें मैग्ना कार्टा या गोल्डन ऑर्डिनेंस नहीं दिया गया फरोशियर के बारे में, तब तक हमने बात की 1717 ईस्वी तक। लेकिन इसके बाद हम जानते हैं कि बंगाल के सूबेदारों ने मुगलों से खुद को स्वतंत्र किया और वो जो अभी तक मुगल साम्राज्य के बंगाल के सूबेदार माने जाते थे वो अब बंगाल के स्वतंत्र रूप से नवाब कहलाने लगे। अंग्रेजों ने फैक्ट्री तो सबसे पहले सूरत में स्थापित की थी, लेकिन धीरे धीरे उनका डोमिनेंस बंगाल में बढ़ा और उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद ये निश्चित हो गया कि पूरे के पूरे बंगाल प्रांत में रेवेन्यू जनरेट करने के और टैक्स वसूल करने के जो अधिकार है वो किसके पास रहेंगे? ब्रिटिशर्स के पास रहेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना जो डोमिनेंस था वो बंगाल में बढ़ाना शुरू किया, अपने अत्याचार यहां पर शुरू किए और उसी का नतीजा ये हुआ कि 1857 में हमारे सब्र का बांध टूटा। और हम सब जानते हैं एक 1857 में क्रांति हुई जो हम सभी लोगों ने
अंग्रेजों के खिलाफ एक संघर्ष किया या अंग्रेजों के खिलाफ किया। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग संज्ञा दी। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये भारत में घटित होने वाली अंतिम घटना थी। जिन लोगों को 1857 का विद्रोह दोबारा लग रहा है वो फटाफट, मैंने कहा तो भाई ना अपना टाइम बर्बाद करें ना मेरा, और मुझे डिस्टर्ब तो बिल्कुल ना करें, इसलिए यहाँ से फटाफट से निकलने तक लिया है आप सभी लोगों के लिए। भाई जो रिकॉर्डेड पढ़ चुके हैं 1857 का विद्रोह, यहाँ से निकले, वो फटाफट से जाकर कुछ और पढ़ें या कुछ और सेल्फ स्टडी करें। पिछले हफ्ते मंडे से हमने लाइव क्लासेस शुरू की थी। सोचो आप लोग इतने ज्यादा अवेयर लोग हो, इतनी ज्यादा जागरूक जनता है हमारे देश की कि आधे गधों को तो अभी तक भी नहीं पता चला कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है, जो हमने पिछले वीक मंडे से शुरू कर दी थी। और जो कुछ वीडियोस मॉडर्न इंडिया के अपलोड करा दिए गए थे, तो आधे लोगों ने कहा कि हमने नहीं देखे, आधे लोगों ने कहा कि हमने देखे। तो उसी का निष्कर्ष निकाला गया कि मॉडर्न इंडिया स्टार्टिंग से सारा का सारा दोबारा लाइव पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाया जा रहा है। अब उसके बावजूद भी किसी को परेशानी हो रही है या किसी को खुजली हो रही है कि दोबारा क्यों हो रहा है, तो भैया जाइए फटाफट से डर्मीकूल पाउडर लगाइए और इस बीमारी से निजात पाइए जल्दी। तो जिन लोगों का हो चुका है वेल एंड गुड, वहां से निकले फटाफट, और जिन लोगों ने नहीं करा वो यहाँ पे कर ले लाइव, क्योंकि लाइव चल रहा है। मॉडर्न इंडिया पूरा लाइव चलेगा, उसके बाद एंशिएंट इंडिया भी लाइव चलेगा। और क्योंकि मेडिवल इंडिया लॉकडाउन के दौरान अपलोड किया गया था, तो सारा का सारा फिर दोबारा से एक बार उसका ओवरव्यू दे दिया जाएगा, उसको रिवाइज करवा दिया जाएगा। बस यही तो करना है हमें। तो इसलिए जिन लोगों ने पढ़ लिया है भैया वो लोग यहाँ से निकले, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर ध्यान दें। सिंपल सी बात। एसआई के लिए कौन से बैच में आए, किसी भी बैच में आ जा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत जागरूकता होगी तेरे अंदर तो तू एसआई बन जाएगा, नहीं तो एसआई तो तू है ही, है ना, तू तो ऐसा ही है। चलिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। कुछ इतिहासकारों ने इसे अनुभव को ब्लॉक कीजिए फटाफट, इसको बेदखल कीजिए करियर विल से जी, जल्दी से निकाल फेंकिए, बिल्कुल दाल में कंकर की तरह इसको निकालिए और फेंक दीजिए फटाफट। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि हिंदुस्तान में अंतिम घटना थी जब भारत के हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर आपस में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। कुछ लोगों ने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई थी। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था, यह एक नेशनल मूवमेंट था। और कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया था, एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो वाह, मुझे ब्लॉक मत कीजिए, 4 बैचेस हैं मेरे बेटे। जब 4 बैचेस का नुकसान होगा तभी तो तेरे अंदर जागरूकता आएगी, तभी तो तेरी अकल आएगी। अब तो तेरी नमस्ते हो चुकी है, इसलिए फटाफट से निकल ले अब तो। अब मैं भी देखता हूँ तेरे को 4 बैचेस तेरे को वापस कैसे मिलते हैं। अब तो हो गया काम तेरा। तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेंगे, सबसे पहला ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह का चिन्ह क्या था। तो हम सब जानते हैं इसको डिनोट किया जाता था कमल और रोटी से। और अगर स्ट्रेटेजी की बात करें या इसकी रणनीति की बात करें, तो इस विद्रोह को करने की रणनीति 2 लोगों के द्वारा बनाई गई थी। एक थे रणोजी बापू और दूसरे थे अजीमुल्ला खान। रणोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने ही लंदन में ये स्ट्रेटेजी बनाई, रणनीति बनाई थी कि हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू करेंगे। जो विद्रोह कब से शुरू होगा, 31 मई 1857 से शुरू होगा। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये शुरू होना था 31 मई 1857 से, लेकिन ये वक्त से पहले ही शुरू हो गया। कल इसकी वर्षगांठ थी, हम सब जानते हैं 10 मई ये 1857 को शुरू हुआ था। और इतिहासकारों का कहना है कि एक बहुत बड़ा कारण इसके फेल हो जाने का, इसके विफल हो जाने का यही था कि इसे वक्त से पहले शुरू कर दिया गया और ज्यादातर जगहों और प्रांतों में इसके बारे में जानकारी ही नहीं मिली या लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन एग्जाम में पूछेंगे जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ध्यान रखेंगे दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज पामस्टन। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। आपसे पूछेंगे हु वाज ब्रिटिश क्राउन दैट टाइम, उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन था। तो हम सब जानते हैं उस समय ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया। हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हम सब जानते हैं लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और अगर भारत के मुगल बादशाह के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर के समय में हुआ था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उसका सेनापति या उसका मीर बख्शी हुआ करता था बख्त खान। बहादुर शाह जफर का सेनापति था बख्त खान। और आपसे पूछेंगे हु वाज ब्रिटिश आर्मी चीफ दैट टाइम, उस समय अंग्रेज सेनापति कौन था। तो ध्यान रखेंगे विद्रोह शुरू होने से पहले था जॉर्ज एनिसन, लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ जॉर्ज एनिसन के स्थान पर ब्रिटिश आर्मी चीफ बना दिया गया कॉलिन कैम्पबेल को। भाई जिस तरीके से आज ब्रिटिश क्राउन एलिजाबेथ सेकंड है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उस समय महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। उसी का भारत में प्रतिनिधि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन हुआ करता था। क्राउन और पीएम में क्या डिफरेंस है मेरे भाई, वही डिफरेंस है जो हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में है। जिस तरीके से ब्रिटेन में क्राउन होता है उसी तरीके से भारत में राष्ट्रपति, और जिस तरीके से ब्रिटेन में सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तो ऐसे ही हमारे देश में सरकार का अध्यक्ष और बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए हम अपने राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटिश क्राउन से करते हैं और प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकन प्रेसिडेंट से करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्राउन का मतलब ही ताज है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो जो पद होता है वो अनुवांशिक होता है। इसके बाद ध्यान रखेंगे क्योंकि 1857 के विद्रोह की घटना एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसीलिए इस पर कई सारी बुक्स और पुस्तकें लिखी गई। जैसे सबसे पहली बुक का नाम लिखेंगे 1857 जिसको एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। दूसरी बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको लिखा था वी.डी. सावरकर के द्वारा या वीर सावरकर ने। इसके बाद अगली बुक द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857।
जिसको लिखा था आर.सी. मजूमदार ने। और एक बुक ध्यान रखेंगे, फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको लिखा है ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी ने, जिसे दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस विद्रोह के होने के कारणों के बारे में। वैसे तो आप सब जानते हैं कि एक गाय और सूअर की चर्बी की घटना हुई जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ। हम सब जानते हैं ब्रिटिश आर्मी में अंग्रेजों ने एक ऐसी राइफल, एक ऐसी बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू किया था जिसके बुलेट का काटर, जिसके कारतूसों का खोल गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था। और यहाँ पर ज्यादातर हिंदू और मुसलमान ही लोग रहा करते थे, तो जहां हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना वर्जित था, तो वहीं नापाक थी सूअर की चर्बी मुसलमानों के लिए। इसी की वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन इसके केवल शुरू होने का ये कारण था, लेकिन इसके होने का नहीं। इसके होने के तो अनगिनत कई कारण थे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड दिस रिवोल्ट, इस विद्रोह के पीछे होने का राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन या राजनीतिक कारण। और ध्यान रखेंगे इस विद्रोह के पीछे होने का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था भारत का गवर्नर जनरल, जिसे हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा। और ध्यान रखेंगे इसी ने भारत में आकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति चलाई। लॉर्ड डलहौजी को भारत में एक विस्तारवादी नीति के ही तहत गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था और इसे कहा गया था कि जाइए और जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रांतों को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाइए और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कीजिए। इसी उद्देश्य से आया था लॉर्ड डलहौजी। और जब लॉर्ड डलहौजी आया तो आते ही इसने सबसे पहले अटैक किया पंजाब पर। और हम सब जानते हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर या दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ और पंजाब के अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह से पंजाब पर अधिकार कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने। और महाराजा दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया गया और उसी के हाथों से नायाब प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गिफ्ट करवा दिया गया महारानी विक्टोरिया को। तो सबसे पहला ही काम डलहौजी ने क्या किया, 1848 में ही अटैक्ड ऑन पंजाब। इसने पंजाब पर आक्रमण किया और हुआ सेकंड एंग्लो सिख वॉर, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। और हम सब जानते हैं जिसमें अंग्रेजों का पेंशनर बनाया गया महाराजा दलीप सिंह को, जो महाराजा रणजीत सिंह का आखिरी उत्तराधिकारी था। दलीप सिंह को अंग्रेजों का पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया गया और दलीप सिंह के ही हाथों से 1849 में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर डायमंड गिफ्ट करवा दिया गया महारानी विक्टोरिया को। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने भारत में हड़प की नीति चलाई और इसी हड़प की नीति के तहत भारत के कई सारे प्रांतों को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और ध्यान रखेंगे इसी हड़प की नीति के तहत हड़पे जाने वाले प्रांत इस प्रकार थे। सबसे पहले हड़पा गया सतारा, सतारा के बाद संभलपुर, संभलपुर के बाद जैतपुर। ये सारे के सारे प्रांत आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने होंगे। सबसे पहले सतारा, उसके बाद संभलपुर, जैतपुर। संभलपुर जैतपुर एक साथ इसलिए लिखा गया क्योंकि वो एक ही वर्ष में हड़पे गए थे। इसके बाद हड़पा गया बघाट, उसके बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद हड़पा गया झांसी को, झांसी के बाद हड़पा गया नागपुर, नागपुर के बाद हड़पा गया अवध, अवध के बाद हड़पा गया करौली। लेकिन जन विद्रोह हो जाने के कारण करौली को छोड़ दिया गया। तो आप करौली को कंसीडर ना भी करें तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपसे पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा प्रांत था जो हड़प की नीति के तहत डलहौजी ने नहीं हड़पा था। तो आपको ऑप्शन में तीन इन्हीं में से कोई मिलेंगे और एक और वन दे दिया जाएगा। या फिर आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन सा हड़पा था, तो तीन अलग दे दिए जाएंगे और एक इनमें से कोई दे दिया जाएगा। या फिर आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए वो कौन सा प्रांत था जिसको हड़प कर छोड़ दिया गया, दैट वाज करौली। आपसे पूछेंगे हड़पा गया सबसे पहला प्रांत, सीपीयू में आया था एग्जाम में सतारा। सबसे आखिरी प्रांत पूछें तो कंसीडर करेंगे अवध। या फिर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन सवाल बनेगा कि हड़प की नीति के तहत डलहौजी द्वारा हड़पे गए प्रांतों को क्रम में लगाइए। तो किसी भी ऑर्डर में आपको दे देंगे लेकिन आपको इस क्रम में लगाना होगा, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और लास्ट में करौली होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा बवाल हुआ अवध में। अवध को हड़पा गया 1856 में, जिस समय अवध का नवाब था नवाब वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह पर ही कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजों ने लखनऊ या अवध को वाजिद अली शाह से हड़प लिया। इसीलिए जब 1857 का विद्रोह शुरू होगा तो वाजिद अली शाह की ही पत्नी लखनऊ से विद्रोह करेंगी, जिसका नाम था हजरत बेगम हजरत महल। ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। ये वो महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन था जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ।
इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द सोशल रीजन, सामाजिक कारण। 1856 में लॉर्ड डलहौजी एक बिल लेकर आया जो कहलाता था विडो रिमैरिज बिल, जिसका उद्देश्य था एक समाज सुधार करना, विधवा पुनर्विवाह विधेयक। इस बिल का उद्देश्य था समाज में एक सामाजिक सुधार करना। और ध्यान रखेंगे, भारत के समाज में विधवाओं को दोबारा से विवाह करने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे 1856 में विधवा पुनर्विवाह बिल जब आया तो सारी की सारी भारतीय जनता ने इसका विरोध किया और कहा कि अंग्रेज राजनीतिक तौर पर हमारा, आर्थिक तौर पर हमारा कितना भी शोषण करें, लेकिन वो हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में अगर इंटरफेयर ना करें तो अच्छा होगा। सारे के सारे लोगों ने विडो रिमैरिज बिल का विरोध किया। सिर्फ एक व्यक्ति थे जो स्वागत कर रहे थे, जो वेलकम कर रहे थे इस बिल का, जिन्हें हम सब जानते हैं, एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया था। लेकिन अच्छी खासी जनता नाराज हुई, आक्रोश में भरी अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन वो बिल जो डलहौजी ने पेश किया था 1856 में, ये पास हुआ 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग के समय में, क्योंकि कैनिंग 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आ गया था और डलहौजी वापस लौट गया था। और ध्यान रखेंगे, भारत में ये बन गया विडो रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, विडो रिमैरिज एक्ट ये बना और भारत में सबसे पहला विधवा पुनर्विवाह जो शुरू हुआ वो 1856 में ही कलकत्ता से शुरू हुआ। भारत में विडो रिमैरिजेस जो शुरू हुई वो कलकत्ता से शुरू हुई थी। और इसके बाद हम बात करेंगे रिसेंट रीजन या तत्कालिक कारण के बारे में। रिसेंट रीजन या तत्कालिक कारण, बिल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पेश किया गया था, लेकिन वो पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। तत्कालिक कारण के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों 1857 तक ब्रिटिश आर्मी में एक लकड़ी की बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। ये एक वुडन राइफल थी, ये एक लकड़ी की बंदूक थी। लेकिन जनवरी 1857 से इसके स्थान पर एक लोहे की बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू किया गया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। एक लोहे की बंदूक थी और इसी इनफील्ड राइफल में जो बुलेट्स डलते थे। विधवा पुनर्विवाह कौन से गवर्नर के काल में हुआ, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? कॉमन सेंस लगाया, अभी तो बताया मैंने सारी चीज कि भारत का सबसे पहला जो विधवा पुनर्विवाह है वो कलकत्ता में शुरू हुआ था और ऑब्वियसली तभी शुरू हुआ होगा जब कानून बन गया होगा। और कानून कब बना? कैनिंग के समय में। तो ये तो आंसर कैनिंग हो गया ना सीधा सीधा। इसमें सोचने की जरूरत क्या है ना, वन लाइनर से रटने की जरूरत क्या है? ये तो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आराम से हो जाएगा। एक मिनट रुकेंगे, अभी आते हैं। जो इनफील्ड राइफल थी इसी के कारतूसों का खोल या इसी के बुलेट्स का जो कार्ट्रिज था वो गाय सूअर की चर्बी से बना था, जिसको इस्तेमाल करने से सबसे पहले मना किया 29 मार्च 1857 को एक सैनिक ने, जिसको हम जानते हैं मंगल पांडे के नाम से। ये इस विद्रोह की होने वाली सबसे पहली घटना थी। दैट वाज फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ दैट रिवोल्ट। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा, जिसकी बटालियन थी 34th नेटिव इन्फेंट्री, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, इसी ने इन कारतूसों को चलाने से मना कर दिया। कहां पर? बंगाल के बैरकपुर छावनी में। और जब मंगल पांडे ने ऐसा किया तो इसी की बटालियन का लेफ्टिनेंट बॉग ने इसके साथ जबरदस्ती की और उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से के लिए उसको प्रेशराइज किया। इसी बात से नाराज हुआ मंगल पांडे और मंगल पांडे ने अपनी ही बटालियन के लेफ्टिनेंट बॉग की गोली मारकर हत्या कर दी। तुरंत मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और हम सब जानते हैं 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, अरे भैया लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल तब लिखियो ना जब हम टॉपिक ही पढ़ेंगे गवर्नर जनरल एंड वाइसरायज। 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल और फिर भारत का पहला वाइसराय था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और वो विद्रोह वहीं के वहीं कंट्रोल कर लिया गया या नियंत्रित कर लिया गया। इसके बाद कहानी पहुंची मेरठ, और जैसा विद्रोह मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में किया, बिल्कुल वैसा ही एक विद्रोह मेरठ कैंट या मेरठ छावनी में हुआ, जो तारीख थी 24 अप्रैल 1857। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ कैंट के ही 99 सोल्जर्स या 99 सोल्जर्स ने भी उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना किया। और ध्यान रखेंगे, दीज वर द सोल्जर्स ऑफ 3rd नेटिव इन्फेंट्री। ये तीसरी नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे जो हॉर्स राइडर्स थे, घुड़सवार सैनिक थे। इन्होंने भी उन कारतूसों के इस्तेमाल करने से मना किया। सारे के सारे सैनिकों को बंदी बना लिया गया। दीज ऑल वर अरेस्टेड। और ध्यान रखेंगे, मुकदमा चलाकर इनमें से 85 सोल्जर्स को लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा दे दी गई और कारागार में डाल दिया गया। और जब ऐसा हुआ तो मेरठ कैंट के सारे सैनिक इकट्ठे हुए और हम सब जानते हैं 10 मई 1857 को शाम 6:30 बजे कदम सिंह के नेतृत्व में, इनका नेतृत्व कर रहा था कदम सिंह नाम का सैनिक, और कदम सिंह के ही नेतृत्व में सारे के सारे लोग
अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चलाते हुए पहुंचे उस जगह पर जहां पर इन 85 सोल्जर्स को बंदी बनाया गया था और इन्हें वहां से छुड़ा लिया गया। और 10 मई 1857 की रात को ही मेरठ के कालीपलटन नामक स्थान से ये घोषणा कर दी गई कि 1857 का जो विद्रोह है, जो शुरू करना था कब से 31 मई 1857 से, इसको वक्त से पहले 10 मई 1857 को ही शुरू कर दिया गया और इसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई। मेरठ से नेतृत्व किया कदम सिंह ने, लेकिन क्योंकि वक्त से पहले ही शुरू कर दिया गया था इसलिए बात सबसे पहले बतानी जरूरी थी भारत के मुगल बादशाह को, जो रहा करता था दिल्ली में लाल किले में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इसीलिए सारे के सारे लोग आधी रात को ही हाथों में मशालें लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े और अगले ही दिन 11 मई 1857 को सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचे कहां पर, दिल्ली के लाल किले। और दिल्ली के लाल किले जाकर बहादुर शाह जफर को भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया और इस विद्रोह का लीडर नेता ही किसको बना दिया गया, बहादुर शाह जफर को। और जैसे ही ये बेचारा लीडर बना, ये फंस चुका था, क्योंकि अंग्रेजों की सीधी सीधी कार्रवाई किसके खिलाफ होनी थी, बहादुर शाह जफर के। इसीलिए ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों ने कार्रवाई करने में कोई देर नहीं कही। अगले ही दिन 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया 2 अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, जिनके नाम थे, नाम याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। एग्जाम में एक बार पूछा गया कि बताइए दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहां से किया गया था। पहले ही ऑप्शन में मिलेगा दिल्ली का लाल किला, और आधे से ज्यादा काफिर लोग आंसर भी क्या करेंगे, जो अफीम खाकर पेपर देने जाएंगे वो यही आंसर लगाएंगे, रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले। लेकिन ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह जफर भागकर जाकर हुमायूं के मकबरे में छुप गया था, उसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था और अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का मुकदमा चलाया गया और वहीं पर उसे बंदी बना लिया गया और उसे दोषी करार देते हुए हम सब जानते हैं इसके बाद क्या किया गया। इसके बाद तड़ीपार कर दिया गया बहादुर शाह जफर को और तारीख याद रखेंगे 19 सितंबर 1857 को उसको निर्वास कर दिया गया या भेज दिया गया कहां पर, बर्मा के रंगून। बर्मा के रंगून भेज दिया गया गिरफ्तार करके बहादुर शाह जफर को। और हम सब जानते हैं भारत में औपचारिक घोषणा कर दी गई कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा और महारानी विक्टोरिया ही भारत की सम्राज्ञी होंगी। अब भारत से मुगल साम्राज्य खत्म होता है और अब भारत में ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य चलेगा जिसकी सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया होंगी और वो खुद शासन करने भारत में नहीं आएंगी, अपने प्रतिनिधि को भेजेंगी और उन्हीं का प्रतिनिधि जो होगा वो कहलाएगा भारत का वाइसरॉय। इसलिए भारत का सबसे पहला वाइसरॉय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। और सही मायनों में ऑफिशियली औपचारिक तौर पर अगर हम देखें तो हम अंग्रेजों के गुलाम ही कब से बने, 1857 के विद्रोह के बाद। पूरी मुगल फैमिली हिंदुस्तान में ही रही, केवल अकेले बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया बर्मा के रंगून। बीवी को याद आई तो बस गाना बन गया, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है और जिया में आग भी लगाती है। तो इसलिए इसके बाद हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर अलग अलग विद्रोह हुए, कहां पर विद्रोह हुए, किसके द्वारा किए गए और उन्हें नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स कौन थे, बस यही जानने के लिए बने रहेंगे। कल दोबारा से मुलाकात होगी, इस टॉपिक को कल फिनिश करेंगे और फिर हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्र राज्यों के बारे में जो स्वतंत्र हुए मुगलों से और फिर गुलाम बने किसके, अंग्रेजों के। चलिए, हैव अ नाइस डे, कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।